हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? रेडियल वेव फंक्शन। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रेडियल वेव फंक्शन। आपको याद है ना इसका ग्राफ कैसा होता है? आई बिलीव कि आपको पता होगा। रेडियल वेव फंक्शन ग्राफ, रेडियल वेव फंक्शन कैसा होता है, इसे कुछ इक्वेशंस मैंने बताया था आपको, है ना। मैं आने वाले दिनों में इसमें आपको और मास्टरी करा दूंगा। ऑल्दो आज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूरा फिनिश हो जाएगा। while discussing quantum numbers I will again we will use this equation। ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म किया जाएगा आपके कोर्स को देखते हुए। नाउ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, नॉट बाइंडिंग, इट्स फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एंड आरपीडीएफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड आर मैक्स एंड आर एवरेज। आर मैक्स बताता है ये वो लोकेशन जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, यस नो, where probability of finding electron is maximum and R average is शुरू से लेके वो रेडियस जहाँ पे जिस वॉल्यूम को कवर करें तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी टोटल मिला के 90% या उससे ज़्यादा हो जाए। ओके, तो इन दोनों का हमने, याद है आपको, नेचर देखा था, उल्टा उल्टा होता है। ये बताता है साइज, ये बताता है साइज किसका? ऑर्बिटल का। ये उसके नेचर की बात करता है, ठीक। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। जिन दोस्त का छूट गया हो पिछले लेक्चर, आप जरूर देखिएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे शानदार हो नहीं सकता। मैं तो कर रहा हूँ लेक्चर, बच्चों के तो काम आएगा, स्टूडेंट से टीचर से काम आएगा। वो देखें तो बच्चों को अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। और मेरी इच्छा है कि देश के सारे टीचर इसको देखें, सीखें, ताकि ये अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं इस तरह से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन जस्ट उसको लिपापोती या कॉस्मेटिक करने के बजाय, है ना, कहते हैं कॉस्मेटिक कवर करना, उसके बजाय इसको अच्छे सीखा जाए। सो आई बिलीव कि आप लोगों को अच्छे से तैयार हो गया होगा। यस नो बच्चों, चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। ये एक सवाल है, ये आईआईटी में पूछा गया था। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड आई बिलीव कि आप सभी लोग इसको कॉन्फिडेंटली कर लोगे। बहुत ही रिसेंटली पूछा गया था। इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम in a spherical shell of infinitesimally thickness dr at a distance r from the nucleus, the volume of this shell is for this one, this the qualitative sketch of the dependence of the p on the r is, सिर्फ ये लंबा, देखो कितना लंबा लिख करके बच्चों को मुश्किल बनाया गया है। इट्स वेरी इजी। आपको 1s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी ग्राफ बताना है, इनमें से कौन सा सही है। मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चे सही कर देंगे। बच्चों, हमें प्रोबेबिलिटी ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में 4πr² इंटू आर स्क्वायर। ये तो 0 पे 0 ही होता है। मैंने कहा था कि हम लोग जब r का ग्राफ ड्रॉ करते हैं या r² ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको जरूर याद है, मैं देख रहा हूं सभी ने सही उत्तर किया है। सबने सही उत्तर किया भाई, आईआईटी की धज्जियां उड़ा दी यार, बहुत बेइज्जती हो रखी उनकी। ये ग्राफ S के केस में 0 शुरू नहीं होता, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो r² के 0 होने की वजह से इसका प्रोबेबिलिटी ग्राफ कहां शुरू होता है? 0 शुरू होता है एट r = 0 सबके लिए। यस, इसलिए ग्राफ कौन सही होगा? C वाला सही होगा, है ना। r = 0। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यही तो कह रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस = 0। बट अगर यही ग्राफ हम लोग इसके लिए नहीं, r² के लिए ड्रॉ करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाता। ओके, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट वन, एंगुलर वेव फंक्शन। आज तो मैंने कहा ना कि आपके लिए बहुत सारे वीडियोज, इंटरेस्टिंग चीजें लेके आया हूं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट। लड़के, अभी कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में चक्कर कैसे मारता है, 1s में कैसे चक्कर मारेगा, 2p में कैसे चक्कर मारेगा, पाथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पाथ इन 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। डाउट पूछा, मैं इसको आंसर कर रहा था। माइट भी आप में से कोई हो, चांसेस का बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप में से किसी बच्चे ने पूछा हो। यस सो मैंने उनको लिखा कि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो तो आप पाथ की बात क्यों कर रहे हो, आप सर्टेनिटी की बात क्यों कर रहे हो, आप पोजीशन की बात क्यों कर रहे हो, कैसे किसकी बात करें, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग की बात करो। यू नो वाई हम उसको पचा नहीं पाते हैं, यू नो वाई, बिकॉज लाइफ में एक्सपीरियंस वैसा नहीं करते हैं। अभी मैं इसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिकों के बातें सुनता रहता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। मैं तुमको कैमरा घुमा दिखाया था, बहुत सारी किताबें यहाँ रखी हुई हैं। सो यू नो किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पे सब लिखा हुआ है कि लोग डिस्कस करते हैं कि क्वांटम एक ऐसा चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो डाउट होता रहता है कि क्या ये सही है, ऐसा होता होगा। और बड़े बड़े लोग डाउट करते हैं, हजारों किताबें लिखी गई बट स्टिल डाउट अभी कंटिन्यू है। ओके, तो बच्चों देखो ये अब हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। तो मैं आपसे बताना ही चाह रहा था कि इतना बताने के बाद भी दोस्तों को डाउट हो जाता है, और डाउट होना एक बहुत ही मासूम सी चीज़ है क्योंकि वैज्ञानिकों को डाउट हो जा रहा है। तो भैया एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है, तो जैसे रेडियल वेव फंक्शन था वो क्या बताया था कि एक पर्टिकुलर रेडियस पर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, लोकेशन का नंबर क्या है, आर लोकेशन, आर स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है। यस बच्चों, नाउ अभी जो है हम लोग एंगुलर वेव फंक्शन दिखने जा रहा है। ये क्या है कि इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, अलग अलग एंगल्स पे, यू नो न्यूक्लियस से 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, एंड देयर वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंगल। इससे निकलता है एंगल ऑफ एलिवेशन, याद है आपको, ऐसे कोई चीज़ है यहाँ पर, तो इसका वर्टिकल से एंगल है ना, वो जेनिथ बोलते हैं, और उसका जो हॉरिजेंटल से एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो थीटा इज नॉट एंगल ऑफ एलिवेशन बट 90 माइनस थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। एंड दिस फाई इज द यू नो एजिमुथल एंगल। वो जैसे यहाँ पे है तो इसको ड्रॉप करते हैं तो नॉर्थ से जितना एंगल बनाता है रेफरेंस लाइन, नॉर्थ मतलब रेफरेंस लाइन, एंड फ्रॉम देयर द एंगल इज कॉल्ड एजिमुथल एंगल। क्लियर बच्चों? सो स्टूडेंट्स, ये दोनों बातें यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं कि फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एजिमुथल एंगल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साई। अगर हम ये साई ही तो है, ए क्या है, साई है, ए साई है, साई के डिफरेंट डायमेंशन को क्लियर कर रहा है। जैसे कोई बच्चा है, हम उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई की बातें कर लीजिए। जैसे पहले, आज के 20 साल पहले जब बच्चों की शादियां उनके माँ बाप करते थे, है ना, शादियों का भी गजब सिलसिला चला ना। बहुत पहले बच्चों की शादियां दादा दादी करते थे, फिर माँ बाप करने लगे। अब तो जिम्मेदारी बच्चे अपने हाथ में खुद ही उठा ली है। जब माँ बाप करते थे तो वो पूछते थे कि उसके अलग डायमेंशन चेक करते थे, खाना बनाना या व्यवहार, या मैं लड़का हो चाहे लड़की, या कितना कमाता है या कमाती है, तो अलग डायमेंशन है। ये सारे डायमेंशन परफेक्ट इट्स नॉट नेसेसरी, है ना। यस, सो रेडियल वेव फंक्शन इज वन डायमेंशन। कोई बच्चा फिजिक्स में तेज है, कोई जरूरी नहीं केमिस्ट्री में तेज हो, माइट भी केमिस्ट्री में भी तेज हो, यस, या दौड़ने में भी अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं है, माइट और माइट नॉट भी। सिमिलरली बच्चों, तो ये फाई के एक अलग एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं हम लोग एंगुलर वेव फंक्शन में। हम सब कुछ और देखना चाहते हैं। अब इसको भी दिखाने का, इस एंगुलर वेव फंक्शन को दिखाने का हम लोग दो तरीका यूज करते हैं। वन इज कॉल्ड बाउंड्री सरफेस डायग्राम, और दूसरा बच्चों इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। मैं अभी दोनों ही डिस्कस करने वाला हूँ। दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एंगुलर वेव फंक्शन को, एक ही चीज को। अब आपको खूब समझ में आएगा आज ये क्यों। अभी मुझसे कुछ नहीं पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है। तो मान लो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसको मैंने ऐसे से दिखाया है ना, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मैं कहा कि आपके पीछे दिन भर कैमरा लगा दूं मैं, और आपका दिन भर फोटो हर सेकंड पे ले रहा है, टक 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 दिन में फोटो खींच रहा है, और उस फोटो को मैं उस पोजीशन और टाइम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करूं पॉइंट से। तो जहाँ पॉइंट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ वो बहुत ज़्यादा होगी तो क्लाउड बोलते हैं उसको। वहाँ पे अपने ज़्यादा समय बिताया है। जहाँ डॉट्स ज़्यादा होंगे वहाँ अपने समय ज़्यादा बिताया है, जहाँ डॉट्स कम होंगे वहाँ अपने समय कम बिताया है। तो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम एंड बाउंड्री सरफेस डायग्राम, दीज आर जस्ट द टू वेज टू रिप्रेजेंट एंगुलर वेव फंक्शन। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, ओके, लेट्स सी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में बात मेरी आ रही होगी। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या है, जब हम किसी ऑर्बिटल को, पी ऑर्बिटल को हम ऐसे दिखाएं, इट्स अ बाउंड्री सरफेस, वी हैव ड्रॉन अ बाउंड्री फॉर दैट।
जब S1s को ऐसे दिखाएं, इट्स बाउंड्री सरफेस डायग्राम, 2s को ऐसे दिखाएं, हम D को बच्चों D को डबल डम्बल ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखाएं, ये P को दिखाया हमने, ये D को दिखाया, ये S को दिखाया, जब बाउंड्री बना के दिखाते हैं इट इज कॉल्ड बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ओके, और ये कैसे बनता है बताता हूँ आपको, आगे बस देखते रहो। चलो कम ऑन, नेक्स्ट बच्चों देखो बाउंड्री सरफेस डायग्राम में हम लोग बाउंड्री ड्रॉ करते हैं। ओके, वो कैसे निकलता है ये सभी फिर समझ लो आप। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसके सॉल्यूशन में ही एंगुलर वेव फंक्शन छुपा होता है, जैसे रेडियल छुपा होता है, और उसी वो सॉल्यूशन बताता है कि अलग अलग एंगल पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, ये एक ही वैल्यू, तो एक ही वैल्यू को हम स्क्वायर कर देंगे। देखो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया अलग एंगल पर, और इसको हमने ए स्क्वायर आई इंटू डी वी कर दिया अगर, तो प्रोबेबिलिटी बता देगा अलग अलग एंगल पे। ठीक है बच्चों, और उसी प्रोबेबिलिटी को मिला करके हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कुछ बातें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर 1s ऑर्बिटल के लिए बच्चों ध्यान समझो, मैं ऐसा कोई डायग्राम ड्रॉ करता हूं, पहले आज आप सीखने वाले हो कि ये डायग्राम बनता कैसे है, ये 1s ऐसा आता कहां से है, वो सब बताऊंगा आपको मैं। तो अगर 1s के लिए मैं ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस वॉल्यूम को, उस रीजन को कवर करते। ये सर्कल नहीं है बच्चों, ये सर्कल नहीं है, क्या है ये स्फेयर है। सर्कल क्यों, ये ऐसा है, ऐसा। अब ये 2 डायमेंशन पे स्फेयर जो है सर्कल दिख जाता है, बट इट इज रियली स्फेयर नॉट सर्कल। ओके, तो जब हम इसको हमने कवर किया तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से इस दूरी तक हम जाते हैं तो ये हमने वो वॉल्यूम, वो आयतन, वो रीजन कवर कर लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 90% या उससे ज़्यादा हो। तो क्या बोलते हैं, मतलब इसी में कहेंगे 100% क्या होगा, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 होगा। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना कि किसी का बच्चा खो गया हो और कोई बदमाश लड़का गांव का हो कि मैं जानता हूँ आपका बच्चा कहाँ पर है, बहुत परेशान, कहाँ है ढूंढ रहा है मम्मी पापा, मैं जानता हूँ कहाँ है। तो क्या मैं ऐसे नहीं बताऊँगा, खूब पहले माहौल बनाया, फिर कह रहा है धरती पर है, उसको बहुत मार मारेंगे सब। वो तो ऑब्वियस है ना, अगर जीवित है धरती पर ही होगा भाई ना। तो दैट इज़ मैं कहूँगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ 100%। तो कई बार ये धरती पर कहना सही क्यों नहीं है, सही तो है लेकिन उसको ढूंढ नहीं सकता ना, उसको चाहिए जहाँ पे उसके बच्चे के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, वहाँ जाके ढूंढे हुए मिल जाए, या वहाँ संभावना ज़्यादा हो। क्योंकि है कि मैं जानता हूँ चच्चा, वो हो सकता है कि उसके दुकान पर जाके देखिए एक बार, वहाँ बहुत ज़्यादा था, या मैंने उसको उधर जा देखा था, वहाँ हो सकता हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो बच्चों अगर हम 100% की बात करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कवर करना पड़ेगा, और वो भी वॉल्यूम 100% को इंटीमेट नहीं करेगा, एंड वो मीनिंगलेस चीज़ हो जाएगा। उससे हमको ऑर्बिटल को, इलेक्ट्रॉन को, या आगे बढ़ के बात करूं कि एटम के बिहेवियर को समझने में बहुत मदद नहीं मिलेगा। तो हम लोग 90% या उससे ज़्यादा कवर करते हैं। क्लियर, समझ में आया? ओके बच्चों, चलिए तो आपको ये समझना है कि हम 1s के लिए जो भी स्पेस कवर करते हैं वो सिर्फ मैक्सिमम 90% या उससे ज़्यादा के करते हैं। 100% के लिए वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैसी हो जाएगा जैसे कोई कहे कि आपका बच्चा जो खोया है वो धरती पर है। अब धरती पर, या ब्रह्मांड बोल दो, ब्रह्मांड में ढूंढो भैया जाके। तो ये सही है, यस। उपयोगी है, नो। तो ये सही है, यस। 100% P 100% पूरे ब्रह्मांड में सही है, यस। उपयोगी है, नो। ये उपयोगी बहुत ज़्यादा है। क्लियर? चलिए अब ये वीडियो देखिए आप लोग, मज़ा आएगा आपको देख के। कम ऑन, देखो एक ही एटम है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे ऑर्बिटल्स बच्चों हो सकते हैं। देखो आप, बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं उसके, है ना, मल्टीपल ऑर्बिटल्स। वो कहाँ से बने हैं? देखो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके psi1 psi2 psi3, फिर इसका स्क्वायर हो गया, जो निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर हो गया। और ये क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है। ध्यान रखो, यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, उसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। बीच में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है बच्चों? 0 हो गई है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वो क्या हो जाएंगे? नोड हो जाएंगे। क्लियर?
मजा आया देख के आपको? मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, ये साई कहाँ से आया है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि पूरी कायनात, पूरी बात ही कवायद ही वहीं शुरू हुई है। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से हम लोग ये डराइव किए। ये क्या है बच्चों? ये जो अभी दिख रहा है ना बूंदा बूंदी, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। वो इलेक्ट्रॉन ही है बहुत सारे, ठीक है। चलिए अगला वीडियो देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम का वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी देखा आपने ना, ये वाला ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला? देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम बनाना है। जैसे हमने कहा कि भाई मान लो रेडियस की बात करूँ मैं, जब भी रेडियस की बात करूँगा तो मुझे आर स्क्वायर की बात करना पड़ेगा और ये 4 पाई आर स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियस में 0 हो रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, फिर ये घटने लगा और घटते घटते बहुत कम हो गया। यस नो बच्चा लोग, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है बहुत कम। कहो सर ये 0 तो दिख ही नहीं रहा आपको, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है ना यार, बहुत छोटा है, उसको हम दिखाई नहीं पा रहे हैं, और उसके पास में मैक्सिमम हो गया है और फिर टेंस टू 0 हो गया है ना। और भाई अगर बाकी ऑर्बिटल होंगे, मान लो 2s हो जाएगा, 2s में फिर ऊपर जाएगा, 3p होगा तो और ऊपर जाएगा। यस देखो ये न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस में 0 हो गया, फिर मैक्सिमम हुआ है, फिर घट गया, फिर बीच में क्या हुआ? नोड आ गया, देखो 0 हो गया, फिर आ गया, फिर नोड आएगा। समझ आ रहा है आपको? यस क्लियर है बच्चों? वाह मुझे भी मजा आ रहा है। तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। चलो देखो वीडियो फटाफट देखो, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम है और ये जो घेरा हुआ है वो सरफेस डायग्राम है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ही सरफेस बनता है, कैसे बनता है मैं तो आपको तुरंत बताने वाला हूँ। तो ये और यही ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो ये डायग्राम से ही ऑर्बिटल निकल के आता है, एस का शेप, पी का शेप, डी का शेप याद करते हैं, एस डम्बल्ड होता है। काहे याद करते हो भैया? वो कहाँ से आया है? सब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए। देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, न्यूक्लियस में 0 होगा, वो यहाँ दिखाया गया। यहाँ अंदर कोई क्लाउड नहीं है, अंदर कोई क्लाउड नहीं, जस्ट बाहर अचानक से मैक्सिमम हो गया है और यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से उस वॉल्यूम को कवर करते हैं, जहाँ उस रेडियस को लेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने प्रोबेबिलिटी 90% या उससे ज़्यादा हो। बट नॉट, वी आर नॉट trying to find radius for 100% probability. No, we are not interested because that is meaningless. That is not have any use. Okay? चलो बच्चों, एंगुलर वेव फंक्शन तो आप समझ गए अभी तक। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, क्या क्या? एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। ये कैसे आते हैं अभी मैंने आपको बता दिया। बच्चों ध्यान समझो करते क्या हैं, बहुत ध्यान समझो। ये हमारा हुआ न्यूक्लियस, चलो रेडी हो जाओ भाई। अब क्या हुआ? अच्छा मैं इलेक्ट्रॉन को ग्रीन से दिखाता हूँ। ये क्या हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, मैं आपको और वीडियो दिखाऊंगा, बहुत सारे वीडियोज में लेके आया हूँ आपके लिए आज। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे, याद देखो इलेक्ट्रॉन। ओके, अब दूरी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी घट गई। तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर घट गया, घट गया, घट गया, घट गया, कम हो गया। ओके, और दूर यहाँ पर और कम हो गया, और कम हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और कम हो गया, और कम हो गया, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो बहुत ही कम हो जाएगा, डाइल्यूट। हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग न्यूक्लियस से वो रेडियस कवर करते हैं, उसमें 2 बातें हों, 2 बातें। पहली बात क्या हो कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मोर देन और इक्वल टू 90%। बात नंबर दूसरी कहे हैं, कोई और भी बात है क्या जो हमको नहीं पता है? लेट्स सी। आप लोग बहुत ध्यान सीखो, मैं गारंटी बता रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल है, ये सब वीडियो, ये पिक्चर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखा एटिक्स वाल में आया हुआ था, कैसे वो प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, एक बार कोई आर स्क्वायर पूछ लेगा, बच्चा याद करता है तो गलत हो जाएगा, बट मुझे भरोसा आप लोग गलती बिल्कुल नहीं करोगे। तो यहाँ पर हम लोग शेप निकालने के लिए 2 बातें ध्यान रखते हैं। बात नंबर 1 क्या हो बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मोर देन और इक्वल टू 90% होनी चाहिए। बात नंबर 2, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग उस पॉइंट को लोकेट करेंगे, उस पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, मार्क करेंगे, जहां पर मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू इक्वल हो, सेम हो।
जहाँ पर मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू सेम हो, उन सारे पॉइंट्स को हम लोकेट कर देंगे जहाँ पर मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू सेम हो, मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू सेम हो, उन सारे पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, इन पॉइंट्स को मैंने लोकेट कर दिया है। कौन से पॉइंट्स हैं? जहां पर मॉड साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू सेम हो। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा या ऐसे भी इसको बोलते हैं कंटूर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कंटूर पॉइंट, CONTOUR, CONTOUR, कंटूर पॉइंट्स। कंटूर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स जहां पर मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू सेम हो। अब उन सारे पॉइंट्स को मिला दो, उन सारे पॉइंट्स को मिला दो। ये जो लाइन बना है ना, इसको बोलते हैं कंटूर लाइन। क्या बोलोगे? कंटूर लाइन। कंटूर लाइन इज द लाइन which is obtained by joining the points having equal same value for mod psi square probability density। मजा आया? अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं बच्चों तो हमें एक शेप निकल के आता है। अब कई लाइंस मिला दोगे तो एक पूरा 3 डायमेंशन, मतलब जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, बहुत सारे, उनको मिला दिया आपने तो पूरा शेप निकल के आता है। तो कोई पूछे कि शेप कहाँ से निकल के आता है, तो बोलो भैया हमको साई की वैल्यू मिलती है कहाँ से? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। मॉड साई निकाला, मॉड साई स्क्वायर निकाला, उसको यहाँ पे दिखा दिया, उन पॉइंट्स को दिखाया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो बच्चों? इक्वल हो, सेम हो। मज़ा आना चाहिए आपको, है ना? ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वल हो और उन सारे पॉइंट्स को मिला दो, कंटूर लाइन बन जाएगा और सारे लाइन मिलके एक पूरा प्लेन बना देगा और वो शेप बना देगा। ठीक है, उसको कंटूर सरफेस डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटूर डायग्राम या कंटूर सरफेस डायग्राम। तो कंटूर सरफेस डायग्राम या बाउंड्री सरफेस डायग्राम बोलते हैं। जो बनता है ना उसको बोलते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है IIT और मेडिकल में कि ये कहाँ से मिलता है? बोलोगे कंटूर लाइन से मिलता है। तो कंटूर सरफेस डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, उसी से शेप निकल के आता है। किसका? ऑर्बिटल का। देखो तुमको मालूम चला रहस्य कि ये S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल का शेप कहाँ से आता है। बच्चा लोग याद करता है, याद तो अभी भी करना है, बट हमें मालूम चल गया वो आया कैसे है। ठीक है बच्चों, चलिए अब वीडियो देखिए, आप इनसे बातों को समझ रहे। देखो इस वीडियो में दोनों कंबाइंड किया गया। देखो ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। देखो बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो ये इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या है बच्चों? ये है नोड। वाओ, ये है नोड, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, नोड है वो। देखो साफ साफ देखो। तो कोई कहता है ऐसा क्यों है? कोई कहे अरे यार तो ये तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व किया है भाई, उसको सॉल्व किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के समान 0 है और सॉल्व करके आ तो गया। मज़ेदार बात जानते हो क्या है? इस बात को मान करके हमने बहुत सारी चीज़ों को निकाला, डिराइव किया, वेरीफाई किया, वो सब बातें अभी तक सही आई हैं, इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि कुछ उल्टा पुल्टा रिजल्ट आना शुरू हुआ तो वैज्ञानिक लोग बैठ के सोचेंगे अरे यार ये गलत हो गया क्या, बट अभी तक ये सही हो रहा है और इट्स वेरी बहुत बड़ी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम है, उससे हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम से मिलाया और देखो ये देखो अब ये ऑर्बिटल ये 1s था अंदर, ये 2s आ गया, ओके, और बीच में इलेक्ट्रॉन के पास समाना क्या हो गई 0। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड बाउंड्री सरफेस डायग्राम। यहाँ से आपको पूरी बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। क्लियर? ग्रेट। यू कैन सी वंस मोर, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। चलो मैं ये देखो, लेट्स सी। देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम, इसको दो बातें, प्रोबेबिलिटी की संभावना 90% उससे ज़्यादा और उन पॉइंट्स को मिलाया गया है, उन पॉइंट्स को मिलाया गया है जहाँ पे मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, सेम हो। देखो 1s है, ये देखो 2s गया, 1s में कोई नोड नहीं था, 2s में एक नोड आ गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई है। चलो नो, बाउंड्री सरफेस या कंटूर सरफेस क्या होता है आप लोग समझ चुके हो, बट मैं ये नोट्स आपके लिए लेके आया हूँ जहाँ पर वैल्यू ऑफ मॉड साई स्क्वायर इज कांस्टेंट।
ये वैल्यू सबके लिए क्या हो, सेम हो। द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ अ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज टेकन, इससे क्या होता है, टेकन टू बी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप, इससे क्या मालूम चलता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल विच इनक्लोजेज रीजन और वॉल्यूम इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, कितना, मोर देन और इक्वल टू 90%। दो बातें हैं इसमें, एक तो मोड साइज स्क्वायर कांस्टेंट हो और दूसरा क्या हो बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। ये नाम बोल दोगे ना तो कई लोग घबरा जाते हैं कि क्या है, बट मेरे बच्चे इसको पूरा देख के डराइव कर दें कहाँ से आया है। एंड इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंटूर सरफेस, मतलब जो पूरा मिला के बनाया है सरफेस, उस सरफेस के अंदर क्या है, वॉल्यूम है। ओके, तो चलिए आपको समझ में आ गई सारी बातें। नाउ एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन, चलिए कुछ और वीडियोस दिखाता हूँ आपको, मज़ा आने वाला है। न्यूक्लियस आर दूरी पे गए, ये कवर कर लिया हमने, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के ऐसे ऐसे देखते हैं, ये एग्जैक्ट वे है, यू नो, मैं आपको दिखाया तो हूँ ही। देखो यहाँ पे कोई बच्चा को कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन यू नो क्लाउड और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करे और कोई बात करे बाउंड्री सरफेस डायग्राम की, यहाँ एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम साफ साफ ऐसे ही बनता है। देखो ये वीडियो देखो तुम, कितना शानदार है। ये जो डॉट 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 है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और उसको मिला दिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्लियर ना। दूसरा देखते हैं हम लोग, आपको मज़ा आएगा। इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ बच्चों आपको, इसमें कि कैसे हम लोग डॉट 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 तक पहुँचते हैं, जानना चाहोगे आप? मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और फॉर्चुनेटली मुझे आईआईटी में पढ़ने का, निकालने का मौका मिला, और अभी तक मेडिकल के बच्चों को भी और आईआईटी के बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। तो मुझे आइडिया है ना यार कि कहाँ कितना पढ़ाना है। ये लोग 10 मिनट में बच्चों को पढ़ा देते हैं, 1 पीरियड में पढ़ा देते हैं और सवाल नहीं बनता। और सबसे बुरी बात जानते हो क्या है, बच्चों को कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। तो मेरा ये मानना है जब कोई चीज़ सीखो तो अच्छे सीखो, इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, वो चीज़ आपको पूरी तरह समझ में आएगी, और दूसरा आपका लेवल ऊपर उठ जाता है। अब जब कोई भी चीज़ पढ़ोगे, ये सब फंडामेंटल है ना बेटा, और टाइम तो हमेशा ही सीखने का होता है। ये टाइम हमेशा सीखने का, और कोर्स की टेंशन आपको नहीं लेनी है। 15 साल में ये तो समझ गए होंगे ना कोर्स कैसे पढ़ाया जाता है, और तो आपको उसका टेंशन नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से बस सीखना है। अभी मजे लो इसका, डूब जाओ इस रस में, डूब जाओ एटॉमिक स्ट्रक्चर के रस में। चलो कमान, अभी देखो इसमें हम लोग ये डिराइव करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिला कैसे उतना। ये वीडियो देखो शानदार, ये देखो, ये 1s का डायग्राम है बच्चों, किसका, ये देखो साइज स्क्वायर का, और ये 2s का है साइज स्क्वायर का। ओके, तो जहाँ पे ये 0 हुआ नोड है ना, ये जहाँ 0 है वो क्या है, नोड है, इसको क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। और पीक कितना होता है, पीक होता है n-1 के बराबर। लेट्स सी बच्चों, ये 1s का देखो एक पीक है, कहाँ पर, यहाँ पर पीक है, नंबर ऑफ पीक 1 न्यूक्लियस के पास में। ओके, और ये यहाँ पर टेंस टू 0, तो इसका नोड जो है यहाँ पे नोड टाइप का हो गया। ये मैं साइज स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसकी बात को देखो, ये ऐसे आया, और ये यहाँ पर मैक्सिमा है साइज स्क्वायर, और यहाँ स्मॉल मैक्सिमा है, यहाँ 0 हुआ और आगे 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मालूम चलती है बच्चों। इसी को हम लोग न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये, और ये फिर ड्रॉप हो जाता है। तो 1s के लिए ड्रॉ करेंगे, आगे ड्रॉप हो जाएगा, उसकी मिला देंगे ऐसे। जब यही हम 2s के लिए ड्रॉ करते हैं, तो एक बार यहाँ 0 करोगे, और एक तो न्यूक्लियस के पास में बहुत ज़्यादा होगा, फिर एक बीच में 0 हो जाएगा, फिर आगे बहुत ज़्यादा, बीच में एक वॉल्यूम बनता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इससे वो डराइव होके आया है, और उससे फिर हम यूज करते हैं। चलो कमान, अभी और देखते हैं हम लोग। मैं आपको ये 3s का दिखा रहा हूँ, देखो, और अभी हम लोग इसको जूम करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो देखो इतना कट किया, और देखो दिखा रहे हैं। फिर देखो पीछे आ जाओ, ये क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग, सी बच्चों मजे लो, तुम छोड़ो, बहुत मजे लो, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से ड्रॉ किया जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अरे यार, ये बीटेक में हम लोगों को सिखाया गया, आईआईटी में छोटी मोटी ये सब चीज़ें आपको भी नहीं पूछना है ना। बहुत सारे ऐसे सर्किट्स वगैरह होते हैं जिनसे हम लोग मैथमेटिकल चीज़ें सॉल्व करते हैं, तो यू जस्ट फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स, राइट।
जस्ट फोकस हियर। तभी क्या होने वाला है, आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाएंगे, फिर उसको जूम करेंगे कि अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहाँ कैसे है, फिर इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। लेट्स सी और इन्जॉय करो। आज तुम्हारे पूरे 24 घंटे में ये चलना चाहिए। देखो ये यार, ये देखो ये जो था ना, ये जूम करके दिखाया जा रहा है, जो पॉइंट था ना बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है। यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, फिर दूर होने में घट जा रहा है, और यहाँ एग्जैक्टली जीरो। तो यहाँ ये देखो, ये सेम चीज़ है। ओके, तो बीच में क्या हुआ, नोड, बीच में क्या हुआ, नोड, है ना। यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, अभी आपको दिखाया था। लेट्स सी वंस मोर। ये देखो नोड 1, 2 नोड है, 3s में कितने नोड होंगे, 2, n-l-1 पता है आपको। अब इसको जूम किया जा रहा है, यू कैन सी। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है, बाप रे बाप। ये देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड साइंस तो सरप्राइज का चीज़ है ना बच्चों। देखो घट रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन है, सब घट रहा है। यहाँ कितना हो गया, 0 है, क्या हो गया, ये नोड हो गया, ये क्या हो गया, नोड हो गया। यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है। और उसी चीज़ को दिखाया, उसी चीज़ को ऐसे बना दिया गया कि यहाँ पे 1 नोड, 2 नोड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम। वहाँ से क्या निकल के आता है, ऑर्बिटल। मजा आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है बताओ। चलो, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग अभी आज का दिन हमारा एंगुलर, मैंने आपको रेडियल पहले पढ़ा दिया, एंगुलर पढ़ा रहा हूँ। एंगुलर में 1s का स्फेरिकल होता है, हमने देख लिया बच्चों। देखो ये स्फेरिकल क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से सारी दिशाओं में वो एक ही टाइप का होता है, इसलिए कैसा हो गया, वो स्फेरिकल हो गया। कैसे मालूम चला, बाउंड्री सरफेस डायग्राम से। ये कैसे आया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से हम लोग बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वहाँ से निकल के आया। तो न्यूक्लियस से सारी दिशाओं में एक ही टाइप का होता है, इसलिए एस कैसा हुआ, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब स्फेरिकल हो गया, ठीक है। देखो ये कवर कर लिया, ओके। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब देखो, ये उसी से बाउंड्री सरफेस डायग्राम से एस का, पी का, डी का, एफ का, यहाँ क्या किया जा रहा है, उसका जो शेप आप देखते हो और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों को मर्ज करके बताया जा रहा है, कैसे निकल के आया। बाप रे बाप, देखो गजब है ना ये, गजब है ना ये। SP-DF, बहुत मजा आना चाहिए यार आपको। देखो एस चारों तरफ एक ही टाइप का है, पी वाला देखो ऐसे है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मिलाया गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना है, 0। देखो डी वाला, एफ वाला, है ना। ये कहते हैं कि एस मतलब आपको जो ऐसे ड्रॉ किया जा रहा है, ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। तो ये कैसे आया वो दिखा, ये ऐसे, देखो ये ऐसा है, पी ऐसा है, डी ऐसा है और एफ वैसा है। उसमें वो 90% प्रोबेबिलिटी कंटूर सरफेस को मिला के ड्रॉ किया गया, तो बन गया। अरे यार गजब। पता है जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मुझे किसी ने इतना नहीं समझाया, बहुत दिन तक यही सोचते रहते कि इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर मारता होगा, रहता होगा, ये सब वो सब बातें करते थे। कोई बताया नहीं कि सब बात करना ही बेवकूफ़ी है। ये बात करना बेवकूफ़ी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर मारता है। ये क्वांटम कह रहा है पाथ की बात ना करो, अब तुम उसी पर अटक के आ जा रहे हो, है ना। कोई कहे कि मत खाओ, जहर है, खाओगे मर जाओगे, कि कैसा लगता होगा ये, फिर पागलपन की बात किया। वो क्वांटम मैकेनिक्स इस चीज़ के, यही तो इसका फंडामेंटल है भाई। मतलब और एक बार बताएं, अगर आप इसको मज़ा नहीं ले रहे हो ना, समझ में ना आ रहा हो तो हो ही नहीं सकता। अगर इसको मज़ा नहीं ले रहे हो, सरप्राइज नहीं हो रहे हो, खुश नहीं हो रहे हो ना, तो आपका साइंस पढ़ना बेकार है। साइंस को एंजॉय करना होता है, साइंस को सरप्राइज करना होता है, साइंस को महसूस करना होता है। दैट इज द रियल सेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। यस, ये देखो, बाप रे बाप। फिर देख लो एक बार, अभी मैं और दिखाने वाला हूँ। एस ऐसा है, ये ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ये इससे पी निकल के आया, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। ओके चलो कम ऑन नेक्स्ट। एस ऑर्बिटल हम लोग जानते हैं, इसके विषय में पहले से पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस से दूरी, ये सारी चीज़ें। जल्दी आगे बढ़ जाता हूँ मैं। नोड साइज एंड एनर्जी की बात करता हूँ बच्चों। तो एस ऑर्बिटल में नोड्स, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स पता है बच्चों आपको। रेडियल नोड्स कितने होंगे, n-l-1। तो l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, 0। वी कैन से n-1 हो जाएगा, पढ़े हुए हम लोग। रेडियल नोड कौन है कि दूरी पर यहाँ इलेक्ट्रॉन भी देखा था हमने ना, यहाँ 0 था इलेक्ट्रॉन, फिर आया गया यहाँ इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं, फिर यहाँ 0 हो गया, इट्स नोड। तो कितने होंगे, दैट्स n-1। नाउ एंगुलर नोड कितने होते हैं बच्चों, तो L एंगुलर नोड की संख्या होती है L। तो आपको पता है ना कि किसी भी एंगल पे जाओ तो इलेक्ट्रॉन 0 तो होगा नहीं, तो एंगुलर नोड यहाँ कितना हो जाएगा, 0। तो S के किसी भी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड मिलता ही नहीं है, तो फॉर S एंगुलर नोड विल बी 0। दूसरी बच्चों, अगर हम साइज की बात करें
फिर इसका वीडियो दिखाऊंगा, अभी समझा रहा हूँ फिर वीडियो दिखाऊंगा। साइज की बात करता हूँ तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होगी। अट्रैक्शन एनर्जी को घटाता है, रिपल्सन एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, तो जिसकी एनर्जी जितनी, जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस के पास आएगा अट्रैक्शन ज़्यादा, एनर्जी कम हो जाएगी। दूर जाएगा एनर्जी ज़्यादा होगी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बोर्स थ्योरी में भी। क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन। तो जितना एनर्जी ज़्यादा होगी उतना न्यूक्लियस से दूर होगा और उतना उसका साइज बड़ा हो जाएगा। क्लियर बच्चों? हम कहेंगे साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, और ये भी कह सकते हो कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। और आपको पता है ना कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। जिस ऑर्बिटल के n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। n प्लस एल रूल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर बताने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बट इतना पता होना चाहिए कि हम लोग अगर ऑर्बिटल, देखो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका साइज ज़्यादा होगा, वो न्यूक्लियस से दूर होगा। और एनर्जी कैसे जानेंगे बच्चों? n प्लस एल से। जिस ऑर्बिटल के मान लो कोई कहेगा 2s और 2p में एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? n प्लस एल, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस से दूर होगा। ये मैं उसका शेप नहीं बता रहा यार, सिर्फ लोकेशन बता रहा हूँ। अगर ये 2s होगा तो क्या होगा? 2p होगा। बोलो यस नो बच्चों, मज़ा आ रहा है? ये 2s, ये रिस्पॉन्स करते रहना, ये 2p हो गया, न्यूक्लियस से दूर, उसका साइज भी बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ n के ऊपर। और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो एनर्जी l पे भी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है आगे मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, मुझे मज़ा आ रहा है खुद यार, ग्रेट। सो नोट्स देख लिया हमने, एंगुलर नोट 0, रेडियल साइज एंड एनर्जी देख लिया हमने। चलिए वीडियो देखते हैं, कम ऑन। देखो भाई 1s का साइज देखो, 2s देखो, और ये एनर्जी देखो। साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। देखो ये ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, 1s 2s 3s 4s। अगेन देखो छोटा 1s 2s बड़ा, 3s बड़ा, 4s और बड़ा, n इक्वल टू 1 2 3 4। दिमागों में धंसा लो भाई इसको। ये देखो साइज बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। यस, किसी को भी समझ में आ जाएगा, कम पढ़ा लिखा हो तब भी समझ में आ जाएगा। और अगर अभी नहीं समझ में आया, वैसे होगा नहीं, तो समझ लो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेट्स सी नाउ, आई थिंक इट माइट बी क्लियर टू यू। अब p ऑर्बिटल की बात करते हैं हम लोग, s की बात बहुत कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स सी द p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की बात करोगे तो p ऐसा होता है, देखो नहीं, इसको मिलाएंगे p बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या? नो नो नो। तो ये p बन गया, मजा आया, वाह ग्रेट, p बना बच्चों। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। क्या हो गया? ये नोड हो गया, p ऐसे है। अरे यार बहुत मजेदार है ना? मुझे खुद इंजॉयमेंट हो रहा है। ऐसे ही p देखो ऐसे बनते हैं। तो क्या हुआ, इसको नोडल प्लेन बोलते हैं। जो प्लेन बन रहा है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन के ये देखो, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। यही एंगुलर नोड है। इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन, इस रेडियस पे 0 नहीं है, इस एंगल पे 0, इधर 0 है। इट इज एंगुलर नोड, इट्स एंगुलर नोड, या इसको नोडल प्लेन कह सकते हो। इट्स अ नोडल प्लेन और एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्यों? बिकॉज ऑफ यू नो हर तरफ इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, इस एंगल पे 0 है। रेडियस में तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइज एंड एनर्जी की बच्चों। तो आपको पता है ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। जिसके n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसका साइज भी ज़्यादा होगा। लेट्स सी वीडियो। देखो ये 2p 4p बड़ा होगा, देखो वहाँ एनर्जी भी ज़्यादा है ना, 5p 4p 3p एंड 2p। 2p से कम तो होता ही नहीं है, पता ही आपको है ना। देखो यहाँ पे
ये 2p से बड़ा होगा, बड़ा देखो छोटे से बड़ा बड़ा एक्चुअल दिखाया गया। और 5p एनर्जी ज़्यादा, यू कैन सी है बच्चों। फिर 4p छोटा, एनर्जी भी कम, छोटा। 3p और एनर्जी कम हो गया। 2p देखो छोटा। लेकिन इसका बच्चा है ना वो बच्चा लग रहा है, नहीं बेबी पी एंड ना दादा पी, यू कैन सी दिस वन। वाओ, ये एनर्जी है, ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर साइज बढ़ रहा है, नीचे घट रहा है। क्लियर? वाओ, मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। नाउ अब मैं नोड की बात करता हूँ। सबसे मज़ेदार अब दिखने वाला है कि आखिर पी में रेडियल नोड कैसे होंगे। मैंने आपको बताया, अगर कोई पूछे पी में एंगुलर नोड कितने होंगे, ऑब्वियसली एल होंगे, और एंगुलर नोड इसमें होते हैं। मैं भी दिखाया आपको ना, वो उस प्लेन में एंगुलर नोड था। अभी आपको और अच्छे से वीडियो में दिखाता हूँ। जबकि एस ऑर्बिटल में कोई एंगुलर नोड नहीं होता। क्यों? वो स्फेरिकली हर जगह कहीं इलेक्ट्रॉन तो होगा, या रेडियल नोड होता है, एक पर्टिकुलर रेडियस पे 0 हो जाता है, लेकिन उस एंगल पे हर जगह कहीं ना कहीं होता है। यस, लेट्स सी फॉर नोड, वीडियो फॉर नोड। हाँ देखो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन 0 है, इस पर्टिकुलर एंगल पे 0 है। यू कैन सी दीज आर द नोड्स, नोडल प्लेन, इन्हीं को हम बोलते हैं एंगुलर नोड। इनकी संख्या कितनी होगी? एल मतलब 1 के बराबर। नोडल प्लेन मतलब एंगुलर नोड, संख्या कितनी होती है? 1 के बराबर। ओके बच्चों, अगर देखो ये px ऑर्बिटल है, कैसा है px, तो इसका इलेक्ट्रॉन x की तरफ होगा, है ना बच्चों? इसके कहाँ होगा? x की तरफ होगा। चलिए थोड़ा पीछे कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ओके, देखो अगर ये px ऑर्बिटल है बच्चों, और सपोज ये x है, ये y है, और ये z है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? इसके इलेक्ट्रॉन x की तरफ होंगे। यूँ समझो आप, यहाँ 0 है, पता ही आपको, न्यूक्लियस है, उसको दिखा नहीं सकता मैं, बहुत छोटा है। तो ये क्या है बच्चों? ये z है ना, ये z है। ये जो YZ प्लेन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन है क्या? नो। ये जो YZ प्लेन होगा, ऐसा प्लेन, क्या इसमें ये वाला प्लेन, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा ना। इलेक्ट्रॉन तो इस लाइन में है, ये डम्बल टाइप का है, तो ये क्या हुआ? नोड हो गया। तो फॉर px ऑर्बिटल YZ प्लेन इज नोडल प्लेन, इसके लिए YZ प्लेन नोडल प्लेन हो जाएगा। समझ आया? ओके, YZ प्लेन नोडल। अब कितने होंगे ये? तो किसी भी p के लिए l की वैल्यू 1 ही होती है, तो हर सभी px का YZ हो जाएगा। कोई पूछे कि py के लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा, py का नोडल प्लेन क्या ना होगा? xz हो जाएगा। pz का नोडल प्लेन क्या होगा? xy हो जाएगा। बोलिए यस नो। तो नोडल प्लेन जो है, ये है तो बाकी बचा नोडल प्लेन हो जाएगा, ये है बाकी नोडल प्लेन हो जाएगा। बोलिए यस नो। वाह ग्रेट। चलिए अब आप देखिए वीडियो, आपको आएगा मज़ा। देखो ये है नोडल प्लेन, है ना। x के लिए देखो x है तो yz हो गया, ये देखो ये y है तो xz नोडल प्लेन हो गया। ये देखो z पे चला गया, z pz है तो xy हो गया नोडल प्लेन, है ना। मज़ा आ रहा है यार? मुझे किसी ने नहीं दिखाया ऐसे, मुझे किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया, तो मैंने तय किया कि मेरे बच्चों को ऐसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग यूज करना पूरी शिद्दत से। देखो ये नोडल प्लेन दिखाया, अब देखो यहाँ पे देखो, वाओ, ये देखो नोड क्या यार, रेडियल नोड दिखा रहा है। देखो ये 2p में रेडियल नोड मतलब n-l-1, यहाँ l की वैल्यू तो n-2 हो जाएगा रेडियल नोड। तो 2p में 2 - 2 0, यहाँ कोई रेडियल नोड नहीं है। 3p में देखो एक रेडियल नोड है यहाँ पे, देख रहे हो आप? ओह, आगे बढ़ो भाई, देखते रहो, मज़ा आ रहा होगा आपको, मुझे तो बहुत आ रहा है। न्यूक्लियस नोड, ये क्या दिखा रहा है? एंगुलर नोड या नोडल प्लेन बोलो इसको। कितने होते हैं? एल के बराबर। अगेन देखो इसको ठीक से अलग दिखाया जा रहा है। जिंदगी में नहीं भूलना, अगले जन्म में पैदा होना तुमको याद होना चाहिए सब, इतना क्लियर कट दिमाग के अंदर घुस जाए। एंड अगेन इट इज एम्फसाइजिंग द नोडल प्लेन। एंड फिर अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन, देखो ये अलग अलग एम्फसाइज किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम, 2p में कोई भी नोड नहीं है, रेडियल नोड। नाउ हियर वी डिस्कस द रेडियल नोड। यहाँ पर देखो ये एक रेडियल नोड है, यहाँ पर देखो एक रेडियल नोड ये और एक रेडियल नोड ये, 2 रेडियल नोड हुआ।
4p में 2 होंगे यार, 4 - 2 2 हो जाएगा। ये n - l - 1, यहाँ n 1 होता है n - 2 हो जाएगा। देखो वाह यार, चलो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, आ रहा है ना। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डी ऑर्बिटल। बच्चों जब डी ऑर्बिटल की हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, लेट्स सी डी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो अगेन इट इज n - l - 1 फॉर रेडियल नोड। तो यहाँ l की वैल्यू कितनी, 2, तो n - 3 हो जाएगा रेडियल नोड की वैल्यू। नहीं, अभी आप देखना कितना मजा आता है। और एंगुलर नोड कितने मिलेंगे, l के बराबर, l की वैल्यू 2। यहाँ 2 एंगुलर नोड मिलते हैं, दिखाऊं क्या आपको। चलो मैं अगली क्लास में जब आपको पढ़ाऊंगा तो देयर आई विल डिस्कस डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स बहुत डिटेल में। तो बच्चों डी ऑर्बिटल जो होते हैं ना, अब कितने होते हैं पता है ना आपको, ऑर्बिटल कितने होते हैं, जितने m की वैल्यूज होती हैं। यस, m की वैल्यू कितनी होंगी, -2 -1 0 +1 एंड +2। कुल कितनी वैल्यू हुई, जितनी वैल्यूज होती हैं कितनी हुई, 5। तो भैया l = 2 d के लिए है और l की वैल्यू 2 रखने पर m की वैल्यू 5 आई, तो 5। एक बात तुम्हें बताऊं मैं अंदर की प्राइवेट बात, कुछ लोग सोचते हैं कि -2 मतलब कौन सा वाला d। आप जानते हो ना d मतलब क्या, dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2। ये dx2 - y2 नहीं है यार, ये स्क्वायर भी नहीं है, x2 और यू कैन से x²। माइनस नहीं है, बिल्कुल माइनस नहीं है, ये इट्स नॉट द मैथमेटिकल ऑपरेटर दोस्त। जानते हो कुछ लोग कहते हैं कि बताइए कि dxy के लिए इनमें से कौन सा m है, dyz के लिए इनमें से कौन सा m है। मैं आपको बाद में सब डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ इतना बता दूं कि m की वैल्यूज का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि इतनी होती हैं। और कहाँ से बताया ये तो हम लोग पढ़ेंगे अगले एपिसोड में ना कि वो कहाँ से आया, लेकिन ये इसकी वैल्यूज का इससे कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। दैट्स जस्ट, तो भैया डी के कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5, क्योंकि m की वैल्यू 5 आ गई, राइट। तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद यू, इसको नोट करते रहना। इसको पढ़ने से ना आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मान लो मैं dxy ड्रॉ करता हूं, dxy जानते हैं ये x और y ऑर्बिटल के बीच में चला जाता है। क्यों, पढ़ाऊंगा ना आगे यार। देखो x y के बीच में डंबल बना दो ऐसे, x y डंबल बना दो ऐसे, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, एंगुलर नोड बताने वाला हूं। एंगुलर नोड कितने होंगे, अब एंगुलर मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे देखते हैं हम लोग। जरा ये बताओ, अगर मैं इस ऐसा एक प्लेन ड्रॉ करूं, ऐसे ऐसे, देखो ये ऐसे चला गया, अरे वो मूली रख दो यार, ऐसे ऐसे, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो। अब बताओ मैं ऐसा एक प्लेन ड्रॉ करूं, ऐसा ऐसे ऐसे काट दिया, क्या इस पे इलेक्ट्रॉन कभी आ रहा है, इस प्लेन पे कभी इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या बच्चों, ऐसा कोई प्लेन हो तो, नो नहीं आ रहा है। कैसा हुआ, नोडल प्लेन। अगर मैं दूसरा ऐसा ड्रॉ कर दूं, अगर मैं एक ऐसा नोडल प्लेन ड्रॉ करूं, अगर मैं एक ऐसा नोडल प्लेन ड्रॉ करूं, ऐसा, इस पे कभी इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या, नहीं। तो एक पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, रेडियस पे नहीं, रेडियस पे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो है ही, मेरे को रेडियस इधर जाओ तो इलेक्ट्रॉन तो है ही, इस पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। एंगुलर नोड कितने हुए, 2। तो dxy के लिए बच्चा लोग एंगुलर नोड कौन सा है, ये एक, ये प्लेन, ये कौन सा प्लेन हुआ, ये कौन सा प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है यार, ये देखो ये जेड है ना, ये देखो dxy है, ये xy। तो dxy ऑर्बिटल के लिए 2 प्लेन पे नोड मिल रहा है, उसको नोडल प्लेन बोल सकते हो या एंगुलर नोड बोल सकते हो। कौन सा बच गया इसमें, जेड बच गया है ना। तो एक बार जेड कॉम्बिनेशन x से ले लो, एक बार जेड कॉम्बिनेशन y से ले लो, तो ये 2 ऐसे प्लेन बनेंगे, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन। देखो वाई जेड, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, ये कौन सा है, एक्स जेड प्लेन है, जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होगी, 0। तो 2 ऐसे प्लेन मिलेंगे, तो इसके लिए एंगुलर नोड कितना होगा, l के बराबर, l की वैल्यू 2। ये कौन से समझ में आया आपको, j और j। तो कैसे निकालोगे, जैसे मैं बात करूं बच्चा कि बताओ dyz में एंगुलर नोड कौन सा प्लेन होगा, क्या करोगे, कौन सा छूट गया इसमें, x छूट गया, तो
एक्स को का कॉम्बिनेशन एक बार वाई से लो और एक बार जेड से लो, ये दो प्लेन होंगे जो कि नोडल प्लेन या एंगुलर नोड हो जाएंगे। क्लियर? चलो 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 मजा लो भाई, वीडियो मजा लो। लेट्स सी, देखो ये दिखा रहा था मैं, ये देखो डी ऑर्बिटल हैं, दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा होता है, देखो ये देखो डी ऑर्बिटल, वाओ ग्रेट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उनको मिला से वो सरफेस डायग्राम बना था, यानी तो 3D था। वो कौन सा था? 3D वाला। लेट्स सी नेक्स्ट, देखो आप साइज एनर्जी, आपको पता है ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। तो कौन छोटा होगा? 3D छोटा होगा, 4D बड़ा होगा, 5D और बड़ा हो जाएगा। एनर्जी की बात करो, देखो 4D की एनर्जी ज़्यादा। लेट्स सी अगेन, वीडियो देखो आप लोग, 3D 4D, देखो एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही है, साइज भी ज़्यादा है, साइज घट रहा है, एनर्जी भी घटेगी। अगेन 1 by 1 देखते हैं, देखो ये फिर 4D एंड फिर 3D, ये बच्चा है उसका लग रहा है, नहीं? यू कैन सी अगेन दिस वे। क्लियर? 3D के तुलना में 4D बड़ा, 4D की तुलना में 5D बड़ा। दिमाग में फोटो धंस जाना चाहिए यार। एनर्जी देखो 3D 4D एंड 5D। क्लियर? ओके, आपको समझ में आ गया? मैं पूछूं अगर कि बताओ डी वाई जेड के नोडल प्लेन कौन से, कौन छूट गया? एक्स, बोलोगे फटाफट वाई एक्स एंड जेड एक्स, दो प्लेन होंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब नोड्स देखते हैं। सबसे खूबसूरत है डी वाले का नोड्स देखना, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। एंगुलर नोड दिखाया आपको, रेडियल नोड भी बता दिया आपको। अब ये वीडियो देखो ताकि दिमाग में और धंस जाए। लेट्स सी, ये देखो, वाओ, 3D में कोई नोड होगा? नहीं, जीरो नोड। देखो कौन सा नोड? रेडियल, किसी रेडियल पे जीरो नहीं है। यहाँ देखो है, यहाँ देखो नोड ये है ना, अगेन इसको अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। ये देखो नोडल एंगुलर नोड है जो मैं बना के दिखा रहा था आपको, ऐसे और ऐसे, है ना? अच्छा, खूबसूरत सा, है ना? ये देखो वही बनाया है, ये कौन सा? ये बनाया है डी जेड एक्स है बच्चों। तो कौन कौन सा नोड होगा पता है आपको? डी वाई जेड और डी एक्स वाई। अगेन फिर देखो, इसमें एक एंगुलर नोड, रेडियल नोड, सॉरी रेडियल नोड, ये वाला, अरे बाप रे बाप, गजब है ना? रेडियल नोड देखो, ये इलेक्ट्रॉन जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, है ना? यहाँ पे कोई भी रेडियल नोड नहीं है और इसी से डी का शेप निकल जाता है। कितना मजेदार है ना यार। अब कोई कहे नहीं समझ में आया तो उसको फिर तो भर्ती कराना पड़ेगा। देखो फिर तो भर्ती कराना पड़ेगा, ये संभव नहीं है। हमारे सारे बच्चे समझ गए भाई, ये देखो ऐसे शेप निकल के आता है। वाओ ग्रेट। टाइम हो गया बच्चों, तो क्विज का टाइम है। मैं चाहता हूं ना पूरे देश, इस देश में पढ़ाई, क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन नहीं, सिर्फ एजुकेशन, कोई अच्छी एजुकेशन हमारे भारत देश के सारे बच्चों का अधिकार है। एंड मैं तो इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि टीचर्स को भी पढ़ने का, सीखने का और फिर बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले। तो आप लोग इसे सीखिए, समझिए और डिस्कस करिए। सीखते समय भूल जाइए कि क्या समय है क्या नहीं है, वो सब सोचो, कहाँ से पढ़ पाओगे? ये बात मैं नहीं बोला, ये चीज़ गीता में लिखा हुआ भाई। ये सब है ना कि आप जो काम करो उसे फोकस कर जाओ, बाकी सब भूल जाओ, तो अपने आप सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर डिस्कस करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। चलो कमॉन, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान सवाल है, सब लोग कमॉन बच्चों। NLM for some electrons are given. Which of the following is expected to have least energy? Everyone, please solve it. N and L for the some electrons are given. Which of the following is expected to have the least energy? ये सवाल अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। लेट्स सी, देखो भाई, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। सभी लोग कम ऑन। लेकिन अगर दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम हो जाए, तो ध्यान रखो, जब n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसके n की वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, बट दो ऑर्बिटल के लिए अगर n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इसको बोलते हैं हम लोग n+l रूल। क्या बोलते हैं इसको? n+l रूल। बताओ, चलो कम ऑन, नोट करते रहो, मैं आपको n+ रूल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ऐसे आपने सही होता है कि n+l इज इक्वल टू 5, n+l इज इक्वल टू 3, n+l इज इक्वल टू 3, n+l इज इक्वल टू 4। तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी, किसकी? ये जो भी है, कौन है ये है 3D। 3D की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी।
फिर किसकी होगी, इसकी, कौन है ये 4s की एनर्जी हो जाएगी। बोलो 3d और 4s, इन दोनों के 3 है। जब दोनों की वैल्यू 3 है, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसकी, इसकी, तो फिर एनर्जी है 3s की ज़्यादा, और सब उससे कम हो जाएगा 2p की। मतलब आंसर कम पूछा है ना, 2p मतलब c, आंसर इज c। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मैं अगली क्लास में लेके आता हूँ आपके लिए क्वांटम नंबर्स, बहुत ही शानदार। अब क्वांटम नंबर्स यूं खत्म होगा, यूं, क्योंकि आपको मैक्सिमम चीज़ें पता हो चुकी हैं। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।